गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री की। इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। जैसे कि 12th में आपके पता है हिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं हिस्ट्री की मदद से, और हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। बट चैप्टर 1 की समरी बताने से पहले मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक नोटबुक और एक पेन साथ लेके बैठें, ताकि जो भी आपको इम्पोर्टेंट नोट्स लगे वो आप लिखते जाएं। मेरे सभी लेक्चर में मैं सभी चैप्टर्स आपको नोट्स वाइज समझाता जाऊंगा, आप अच्छे से सुन लें। उसके बाद जब 2-4 चैप्टर हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं इनके क्वेश्चन आंसर बता दूंगा आपको, जो भी छोटे से लेके बड़े नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है या फिर हिस्ट्री नहीं पढ़नी चाहिए। चलिए, कुछ हद तक आई एग्री कि हिस्ट्री बोरिंग होती है, बट बिलीव मी कि हिस्ट्री इतनी बोरिंग नहीं होती। इवन जिन लोगों को हिस्ट्री बोरिंग लगती है उनके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि हिस्ट्री को आपको जानने के हिसाब से पढ़ना है। मतलब आपको जब भी आप पढ़ाई करें, स्टडी करें, तो आप हमेशा दिमाग में ये चीज़ रखें कि हमें वो चीज़ जाननी है कि क्या हुआ था क्या नहीं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप बड़े हो जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे या आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे, तो कभी कभी हम उनको क्या बताते हैं, हम उनको अपनी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो कि हमारी पास्ट में हुई होती है। जैसे कि मैं शिमला गया था, वहाँ मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, या फिर आप अपने जुड़े पिछले जो भी स्कूल के वाक़या हो या फिर आपके कॉलेज का एक्सपीरियंस रहा हो, आप वही शेयर करते हैं या फिर औरों को वही बताते हैं। तो आपसे कोई पूछता नहीं, बट आप अपना पास्ट, आप अपना इतिहास औरों को बताते हैं। तो सेम ऐसे ही हम जिस देश में रहते हैं उस देश का इतिहास भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन सी संस्कृतियाँ आई थी, कौन सी सभ्यताएं हुई थी, और हमारे देश में कैसे आज़ादी पाई, कैसे क्या हुआ। तो यही इतिहास होता है। और अगर आप इनको जब पढ़ोगे तो आने वाले टाइम में मैं आपको कुछ मूवीज़ भी रेफ़र करूँगा अगले वीडियो में, कि आप कुछ मूवियाँ ऐसी देख सकते हो जिससे आपको पता लगे कि काफ़ी ज़्यादा ये चैप्टर्स कैसे उनसे लिंक किए गए हैं, उन चैप्टर्स के ऊपर ही कुछ मूवीज़ बनाई हुई है। तो इससे फिर आपको हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ सभ्यता क्या होती है। सभ्यता हम इंग्लिश में से कहते हैं सिविलाइजेशन। इसका अर्थ होता है जब भी जो लोग जिस अवस्था में रह रहे हैं उस टाइम पीरियड को हम सभ्यता कहते हैं। जैसे कि आज हम 21वीं सेंचुरी 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, तो आपको पता है हम क्या क्या यूज करते हैं। हमारे सभी के घरों में एसी होते हैं, हम बिल्डिंगों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, फ़ोन यूज करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, काफ़ी टेक्नोलॉजी वाले युग में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स आ चुकी है, काफ़ी सारी चीज़ें मॉडर्न हो चुकी है। तो अगर आप अपने दादी दादा से पूछें जो कि आज से 20-30 साल पहले कैसा था, तो आपको पता लगेगा इतनी ज़्यादा एसी, टेक्नोलॉजी, फ़ोन, इतना मॉडर्न समाज नहीं था। तो 30 साल में ही इतना समाज चेंज हो गया। तो अब इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे जब 2600 ईसा पूर्व, मतलब बहुत ही प्राचीन समय में भारत में क्या था क्या नहीं। तो इसका नाम जो भारत की सभ्यता थी उसको हम कहते हैं हड़प्पा। आई थिंक गाइज आपको क्लियर हो गया होगा कि सभ्यता क्या होती है। इसी प्रकार विश्व में बहुत फेमस सभ्यता है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता तो है ही, ये भारत की है। इसके अलावा मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है। तो इन्हीं में से एक है हड़प्पा सभ्यता, जिसका हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। हड़प्पा नामक स्थान, ये संस्कृति पहली बार खोजा गया था। इसका काल निर्धारण 2600 से 1900 वर्ष के बीच में किया गया है। और हड़प्पा संस्कृति काल किसे कहा जाता है, तो 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा संस्कृति के भाग 3 चरण हमने बांट रखे हैं। आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति, परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति। इसमें हम BC AD BP, इट मीन्स ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष और आज से पहले, इसे BC AD और BP कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी, बिफोर प्रेजेंट। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर ये हो सकता है कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सभ्यता थी ये सिंधु घाटी के आसपास फैली हुई थी। ये इलाका काफ़ी उपजाऊ था और हड़प्पा वासी यहाँ पर खेती किया करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता की हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, तो इसकी जानकारी हमें वहाँ के आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार, मोहरें, इमारतें और खुदाई से मिले सिक्कों से हुई।
सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो इसमें हम 4 प्रकार के कंकालों को मानते हैं, जिसमें प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, भूमध्य सागरीय, एल्पाइन, मंगोलियन। इसके आधार पर यह भी संभावना स्वीकार की गई थी कि ये मिश्रित प्रजातियों के लोगों का स्थान था, इसलिए इनके स्थापकों को हम द्रविड़ मानते थे, जो बाद में दक्षिण भारत में पलायन कर गए। कहने का अर्थ यह है कि हड़प्पा संस्कृति जो थी, जो सभ्यता थी, ये लोग आए कहाँ से थे? तो माना यह जाता है कि ये पश्चिमी एशिया से आए थे। जब ये आए तो इन्हें द्रविड़ कहा गया, फिर बाद में ये भारत के दक्षिण में चले गए। अब ये जब लोग रहते थे तो ये कहाँ कहाँ बसे, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हड़प्पा, जो कि आज 2600 ईसा पूर्व, मतलब आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ 2600 ईसा पूर्व, जैसे अभी चल रहा है 2020, तो 2600 ईसा पूर्व तो बहुत ही प्राचीन समय हो गया। उस समय कौन से स्थान पर ये लोग रहा करते थे, कैसे होते थे ये लोग, इन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इनके जो प्रमुख स्थान थे जहाँ ये रहते थे, आज कुछ स्थान वो पाकिस्तान में है और बाकी स्थान भारत में है, जिनमें से कुछ के नाम मैं बता दूँ आपको: नागेश्वर, बालाकोट, चनुदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, बनावली, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ। तो इनकी 2 प्रकार की बस्तियां हुआ करती थी, दुर्ग और निचला शहर। जो दुर्ग होता था ये कच्ची ईंटों से बना होता था, दुर्ग चारों तरफ से घिरा होता था, और जो निचला शहर होता था ये ऐसे ही भवन होते थे, निचला शहर भी दीवार से घिरा होता था। अब हड़प्पा सभ्यता की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सड़कें और गलियाँ। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी कई शहरों के अंदर सड़कों गलियों की इतनी सही व्यवस्था नहीं है भारत में फिर भी, लेकिन आप यकीन मानिए कि उस समय जब हड़प्पा सभ्यता, जो कि इतनी प्राचीन समय थी, उस समय भी वो लोग जो रहा करते थे भारत में, उन लोगों ने गलियों और सड़कों पर खास विशेष ध्यान दिया। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा सभ्यता में सड़कें तथा गलियां थी वो एक ग्रिड पद्धति पर बनाई गई थी। ये कौन सी पद्धति होती है ग्रिड? इसमें होता है कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जल निकास प्रणाली काफ़ी अच्छी थी। इनके घर के अंदर जो भी गंदा पानी निकलता था वो गली में नालियों से जोड़ दिया जाता था। सड़कों के साथ साथ नालियां बनाई जाती थी, जैसे कि आज आप देख सकते हैं, और सड़कें और गलियों के अगल बगल आवासों को भी बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में हम देखेंगे कि भवन किस प्रकार के थे। तो इनके जो भवन थे, मकान थे, ये योजन आंगन पर आधारित थे। ये लोग अपने घरों के अंदर शौचालय भी रखते थे, स्नान घर भी रखते थे, रसोई घर भी, शयन कक्ष भी और बहुत सारे कमरे भी। ये मजबूती के लिए नींव निर्माण करते थे। जैसे आज आपको पता है कोई भी घर बनता है तो नींव खुदाई की जाती है, सेम वैसे ही हड़प्पा के टाइम, मतलब जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो आपका थोड़ा इमेजिनेशन पावर थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। आपको यूँ लगना चाहिए कि हाँ, रियल में वो बात हो रही है। मतलब आज से 2600 अगर ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत प्राचीन समय की, उस समय भी लोग सोचो कि नींव वाली अपने घर बनाते थे, सड़कों के किनारे मकान बनाते थे, इनमें हवा, सफाई, प्रकाश की पूरी व्यवस्था होती थी। मकान ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर बनाते थे ये लोग। इनकी सड़कें इनके जो मकान के दरवाजे थे सड़कों की ओर खुलते थे, मकानों के प्रवेश द्वार गली की ओर खुलते थे, प्रदूषण से सुरक्षित रहते थे। इनके सड़कों के किनारे किनारे पानी की निकासी के लिए नालियां बनी होती थी, नालियों को ढकने की व्यवस्था होती थी, नालियों को फर्श से ढका जाता था, और कहीं कहीं ये कूप भी लगा देते थे, जिससे क्या होता था, कूप का मतलब जिससे गंदगी रुकी रहती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग ये बहुत ज़्यादा करते थे। अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में स्नान घर के बारे में। तो इनका स्नान घर जलाशय किले में स्थित रहता था। स्नान घर के चारों ओर कमरे बने होते थे। इनकी सीढ़ियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इनके कमरे के समीप ही एक कुआं होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो हड़प्पा संस्कृति नगरीय थी। इन लोगों का जीवन उच्च स्तर का था। घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों से लेकर शहर की ओर बाहर हो जाता था। इन नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इनका प्लास्टर किया जाता था ताकि इन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। चूना, मिट्टी, जिप्सम का प्रयोग करते थे। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था। तो इनका सामाजिक संगठन भोजन, वस्त्र, आभूषण व सौंदर्य प्रदर्शन, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, मृतक क्रम, चिकित्सा विज्ञान इन पर आधारित था। तो अब मैं एक एक पॉइंट आपको इनका डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक संगठन की। तो सामाजिक संगठन यहाँ पर 4 प्रकार का था: शिक्षित वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग व श्रमिक और कृषक वर्ग। अब हम बात करते हैं भोजन की। तो भोजन में ये लोग गेहूँ, चावल, जौ, मटर, तेल, सब्जियाँ, मांसा, सब सब्जियां भी खाते थे। ये मांसाहारी भी थे। कछुआ, घड़ियाल, भेड़, बकरी, सूअर, मछली का भी मांस खाते थे। इनके कालों में इनके जो हमें चित्र मिले हैं उन चित्रों में हमें ये भी पता लगता है कि ये लोग खजूर, अनार, तरबूज, नींबू, नारियल फल भी खाते थे। इन फलों का भी उपयोग भोजन के रूप में करते थे। इस प्रकार हड़प्पावासी मांसाहारी व शाकाहारी दोनों ही थे। हड़प्पा सभ्यता में अब हम बात करते हैं वस्त्रों की।
तो ये अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते थे। महिला और पुरुषों में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती थी। पुरुष धोती पगड़ी कुर्ता पहनते थे तो महिलाएं घाघरा व साड़ी पहनती थी। हड़प्पा सभ्यता में आभूषण, तो हम बात करेंगे आभूषण के बारे में। यहाँ पर जब खुदाई हुई तो पता लगा अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियाँ, बाजूबंद, हार। धनी लोग जैसे हाथों में सोने के कीमती धातु के आभूषण पहनते थे और जो थोड़े सामान्य लोग थे वो तांबे, कांसा, हड्डी के बने आभूषण पहनते थे। इन लोगों का मनोरंजन क्या था? तो मछली पकड़ना, शिकार करना इनका प्रिय मनोरंजन था। जानवरों की दौड़ कराना, शीटियाँ तथा शतरंज के खेल इनके मनोरंजन के साधन थे। इसके अलावा ये पत्थर तथा सीप की गोलियों से भी खेलते थे। खुदाई में पशुओं की मूर्ति, बैलगाड़ियाँ, 2 पहिए वाले तांबे का रथ भी मिला, जिससे पता चलता है कि हड़प्पावासी नाच गाना भी करते थे। अब हम बात करते हैं इनके समाधान की। तो हड़प्पा लोग, इनके जो शमशान के भी अवशेष मिले हैं, मोहनजोदाड़ो, बनावली, हड़प्पा, कालीबंगन, इनके अंदर जॉन मार्शल के अनुसार हम इसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह क्रम। ये लोग शव को उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाते थे और सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला, जिसे R370 की संज्ञा दी गई। और लास्ट में जब ये कब्रिस्तान में या फिर जब दफनाते थे शव को तो उसके साथ बर्तन भी दफनाते थे। अब हम चिकित्सा विज्ञान के बारे में बात करते हैं। तो जड़ी बूटी, फल, वृक्ष के पत्ते, इन रसों का ये सेवन करते थे और ये हिरणों के सींगों से चूर्ण बनाते थे और झागों से औषधि बनाते थे। शिलाजीत भी पाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन कैसा था? तो आर्थिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे तो कृषि था, पशुपालन था, व्यापार था, कुटीर उद्योग थे, माप तोल के बाट थे। हड़प्पा लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था? तो धार्मिक जीवन में ये मातृ देवी की उपासना करते थे, शिव या परम पुरुष की आराधना करते थे, वृक्ष और पशु पूजा करते थे, लिंग पूजा भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक जीवन कैसा था? तो इसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। इतिहासकार हंटर तो मानते हैं कि मोहनजोदाड़ो में शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक थी, वह राजतंत्रात्मक नहीं थी। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मोहनजोदाड़ो का शासन व्यवस्था पुरोहितों व धर्मगुरुओं के हाथों में ही था। हड़प्पा सभ्यता में कला का विकास किस प्रकार का हुआ? तो इसके भी काफ़ी सारी पॉइंट्स है। कला में ये मूर्ति कला, धातु कला, वस्त्र निर्माण कला, चित्रकला, पात्र निर्माण कला, नृत्य तथा संगीत कला, मुद्रा कला, ताम्र निर्माण कला, लेखन कला आदि से भली भांति परिचित थे। हड़प्पा की हम लिपि की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो यह लिपि ये दाएं से और बाएं लिखते थे। लिपि चित्रात्मक थी इनकी लिपि में 375 से 400 तक चिन्ह थे। इस लिपि को आज तक कोई समझ नहीं पाया। यह एक रहस्यमयी लिपि है। इसी के कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि हम इसे आज तक ज़्यादातर समझ नहीं पाए हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो जलवायु परिवर्तन हुआ, प्राकृतिक आपदाएं आई, भूकंप हुए, अकाल, महामारी हुआ, बाहरी आक्रमण। आर्य एक जाति थी जिन्होंने कहते हैं कि आक्रमण कर दिया था। वनों की कटाई, नदियों का सूखना, नदियों का मार्ग बदल जाना, बाढ़ों का आना, तो ये कारण माने जाते हैं। बट आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता के सबसे जो मेन कारण माना जाता है वो है बाढ़ के कारण, कि बाढ़ आई थी जिसकी वजह से ये सारा का सारा बह गया। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 1 का पूरा रिव्यू। ये मैंने आपको समराइज़ कर दिया है। आप नोट्स भी लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि जैसे कि मैं हर एक चैप्टर को डिस्कशन या फिर समझाने के बाद आपको एक मूवी रेफ़र ज़रूर करूँगा। तो मैं आपको मूवी बताना चाहता हूँ मोहनजोदाड़ो। ऋतिक रोशन की मूवी आई थी बहुत पहले, तो आप वो मूवी देख सकते हैं मोहनजोदाड़ो। उससे आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया हो जाएगा, एक व्यू मिल जाएगा कि हड़प्पा के लोगों के घर कैसे थे, वहाँ के लोग कैसे हुआ करते थे और वहाँ पर उनके बर्तन, उनका पहनावा, उनका खान पान। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। आगे आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टरों के बारे में बात करेंगे, फिर इनके हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।